आज हम लोग अध्याय 5 जो 10th क्लास में एनसीईआरटी के बुक में अध्याय 5 में जो समांतर श्रेणियाँ दी गई है हम लोग उसको आज पढ़ेंगे। आज उसके बारे में हम लोग सबसे पहले थ्योरी जानते हैं, कौन कौन से उसके नियम होते हैं। सबसे पहले उससे हम लोग परिचित हो जाते हैं किस तरह से माने इसमें नियम लगते हैं या क्या क्या परिभाषाएं होते हैं या फिर समांतर श्रेणियाँ किसे कहते हैं, या इससे पहले भी इसमें कुछ परिभाषित पद हैं जिसे हमें समझने के बाद ही अपने लेसन को या फिर प्रश्न को बना पाएंगे। तो अध्याय 5 जिसका नाम है समांतर श्रेणियाँ, उसे आप लोग इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी कहते हैं। तो जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में से हम क्या किए हैं कि इस अर्थमेटिक से ए और प्रोग्रेशन से पी दोनों से एककों को चुरा कर हम इसे एपी बना दिए हैं। तो इसे शॉर्ट फॉर्म में एपी भी कहा जाता है। तो आप समांतर श्रेणियाँ कहिए या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहिए या केवल एपी कहिए, तीनों एक ही बातें हैं, तीनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, है ना। तो आज हम लोग इसको पढ़ने से पहले हमें कुछ परिभाषित पद पढ़ने होंगे। सबसे पहले आप समांतर श्रेणी जो है इस एपी में आप पढ़ेंगे कि जो संख्याएं होती हैं उन संख्याओं के समूह से ही एपी बनाई गई है। तो जो संख्याओं के समूह है उसमें विभिन्न तरह से उसके प्रतिरूप माने विभिन्न तरह से पैटर्न बनाए जाते हैं, अर्थात विभिन्न तरह से उससे सजाए जाते हैं और सजाने के बाद में जो एक विशेष पैटर्न बनती है हम लोग उसी को समांतर श्रेणियाँ कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग संख्याओं को जो सजाने की तरीका है इसे हम लोग पढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपको बताया अभी कि समांतर श्रेणी को हम एपी भी कहते हैं। अब पूरे जितने इस लेसन में हम जब मतलब आपको बताएंगे तो समांतर श्रेणियाँ की जगह हम एपी ही दोहराएंगे, एपी ही की ही बातें करेंगे। इससे आपको समझ जानी होगी कि हम समांतर श्रेणी के बारे में कह रहे हैं। तो यहाँ देखिए, तो आप अनुक्रम हम लोग सबसे पहले अनुक्रम हम लोग देखते हैं। अनुक्रम किसे कहते हैं? तो अनुक्रम का अर्थ होता है कि आप विभिन्न तरह की संख्याएं, आपके पास एक बहुत सारे संख्याओं का समूह है और उन संख्याओं के समूह को एक निश्चित श्रृंखला में सजाए हैं, एक लाइन में सजा दिए हैं और वो इस प्रकार से सजाया गया है कि उनके जो सीरीज है, जो श्रृंखला है, उन श्रृंखलाओं के बीच एक निश्चित नियम काम करते हैं, एक निश्चित नियम के आधार पर ही वो सजाए गए हैं। तो उसी को हम लोग अनुक्रम कहते हैं। एक बार फिर से देखेंगे, संख्याओं के बहुत सारे समूह जिसे एक श्रृंखला में सजाया गया है, एक लाइन में सजाई गई है और उसके सजाने इस प्रकार से सजाई गई है कि उनके प्रत्येक लगातार संख्याओं के बीच में एक नियम काम करता है, एक नियम के आधार पर सजाए गए हैं, न कि जैसे तैसे सजाए गए हैं। तो हम वैसे संख्याओं के श्रृंखला को हम अनुक्रम कहते हैं। तो आपको हम परिभाषा भी लिख दिए हैं कि संख्याओं का एक वैसा समूह जिसे एक निश्चित क्रम आधार पर सजाया गया है, एक निश्चित नियम के आधार पर एक लाइन में रखा गया है, तो हम लोग उसी समूह को अनुक्रम कहते हैं। तो अनुक्रम के लिए हम कुछ उदाहरण लेते हैं, आप उदाहरण से स्पष्ट कर जाएंगे। हम देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये डॉट डॉट दिए हैं, ये आगे भी बढ़ सकती है, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे कि अब लगातार संख्याओं के बीच जरा देखिए तो क्या होता है कि यह 1 है और इससे जस्ट बड़ी ये 2 है, हाँ, इससे फिर अगला 3 है, फिर इससे अगला 4 है, इससे अगला 5 है। हम देख रहे हैं ना कि अगर 1 में हम 1 जोड़े तो 2 मिल जाएगा, फिर इस 2 में 1 जोड़े तो 3 मिल जाएगा, फिर इस 3 में 1 जोड़े तो 4 मिलेगा और फिर इस 4 में 1 जोड़े तो 5 मिलेगा। इसी तरह से 5 में भी 1 जोड़ेंगे 6 मिलेगा, 6 में भी 1 जोड़ेंगे तो 7 मिलेगा। ये तो एक निश्चित नियम के आधार पर है ना, कि प्रत्येक पहले वाली संख्या में, प्रत्येक पूर्ववर्ती संख्या में अगर हम 1 जोड़ते हैं तो अगली संख्या प्राप्त होती है। तो यह एक निश्चित नियम के आधार पर लिखे गए हैं, अतः यह एक अनुक्रम है। तो हम आराम से लिखेंगे
कि इस अनुक्रम के जो क्रम आधार है, जो निश्चित क्रम आधार है, तो निश्चित क्रम आधार क्या है भाई? तो ये जो नियम इसके बीच लग रहे हैं ना, इसी को हम लोग निश्चित क्रम आधार कहते हैं, निश्चित एक बेस कहते हैं। तो देखिए हम लिख सकते हैं कि इसके आपसे पूछा जाए कि ये जो श्रृंखलाएं दी गई है, ये जो अनुक्रम दी गई है, क्या इसमें निश्चित क्रम आधार है? तो हम इसको लिख सकते हैं क्या कि प्रत्येक पूर्ववर्ती संख्या में, पूर्ववर्ती संख्या में एक जोड़ने पर, नहीं जी बिल्कुल, एक जोड़ने पर अगली संख्या प्राप्त होती है, अगली संख्या प्राप्त होती है। यही तो है निश्चित क्रम आधार, यही है इसके बीच में निश्चित नियम। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। यहाँ देखिए, यह 1 3 5 7 9 11 13 15 17 डॉट डॉट पर आगे भी लिखा जा सकता है, लिखा गया है। इसमें देखिए तो ये श्रृंखलाएं एक संख्याओं का यह समूह दिया गया है। तो इन समूह में देखिए क्या डिफरेंट है, इसमें क्या हो रहा है। देखिए इस एक में अगर आप 2 जोड़ेंगे तो 3 आएगा, फिर इस 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, इस 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 आएगा, 7 में 2 जोड़ने पर 9 आएगा। इसी तरह सब में 2 जोड़ा गया है। इसका अर्थ है कि ये भी जो पैटर्न बनाए गए हैं ना, एक निश्चित नियम के आधार पर बनाए गए हैं। वो निश्चित नियम क्या है भाई? तो प्रत्येक पहले वाली संख्या में अगर हम 2 जोड़ते हैं तो अगली संख्या प्राप्त होती है। तो ये भी एक अनुक्रम ही है। तो लिखेंगे, लिख देंगे। इसमें पूछा गया कि इसमें निश्चित क्रम आधार क्या है भाई? तो इसका निश्चित क्रम आधार के यह है कि प्रत्येक पहले वाली संख्या में 2 जोड़ने पर अगली संख्या प्राप्त होती है, अगली संख्या प्राप्त होती है। तो ये आपका दूसरा अनुक्रम का उदाहरण है। एक और यहाँ पर लिए देखिए, 18 15 12 9 6, इसमें देखिए ना क्या इसमें कौन से नियम लग रहे हैं। तो 18 और ये 15, मतलब इसमें से ये 3 कम है, 3 घटाने पर आया है। और ये 15 फिर 12, 15 में से भी 3 घटाएंगे तो 12 आएगा, फिर 12 फिर 9, 12 में से भी 9 घटाइए, 3 घटाइए तो 9 आएगा। इस तरह से 9 में से 3 घटाएंगे तो 6, फिर इसमें से 3, ऐसे घटते जा रहा है। इसका अर्थ है कि इस संख्याओं के समूह में हमें प्रत्येक संख्या में से 3 घटाएंगे ना, तो अगली संख्या मिलती जाएगी। तो यही तो इसका निश्चित क्रम आधार है, यही तो इसके निश्चित नियम है, जिसको पालन करते हुए ये संख्याएं लिखी गई है। तो आपको पूछा जाए कि निश्चित क्रम आधार क्या है इस श्रृंखलाओं की, इस अनुक्रम की, तो आराम से हम लिख पाएंगे कि प्रत्येक पूर्ववर्ती संख्या में से 3 घटाने पर अगली संख्या प्राप्त होती है, अगली संख्या प्राप्त होती है। अच्छी बात है। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक नेक्स्ट उदाहरण लिए हैं, 2 4 8, ये क्या हो रहा है? 2, इससे 2 ज्यादा 4, इससे 2 ज्यादा नहीं, 4 ज्यादा 8, इससे 8 अधिक 16, फिर से 16 अधिक 32, फिर से 32। ये तो कोई इस चीज जोड़ा ही नहीं गया है। इसके बीच में 2 जोड़ा गया है, 4। ओ ये क्या हो रहा है? इसके तो 16 जोड़ा गया है, इसमें 32। ये तो कोई इस तरह से नहीं है, या फिर घटाने पर भी तो नहीं आएगा। हाँ, इस एक तरह से आएगा। 2 में अगर हम 2 से गुना करेंगे तो 4 आ जाएगा, फिर 4 में आप 2 से गुना करेंगे तो 8 आएगा, 8 में 2 से गुना करेंगे तो 16 आएगा, तो 16 में 2 से गुना करेंगे। ओ ये तो गुना कर करके लिखा गया है ना। तो इसके बीच भी एक निश्चित नियम है कि प्रत्येक पहले वाली संख्या में यदि आप 2 से गुना करेंगे तो अगली संख्या प्राप्त होगी। तो यह भी एक अनुक्रम ही है।
तो इसका नियम क्या है भाई, इसका जो निश्चित क्रम आधार क्या है, तो इसमें आप क्रम आधार अगर लिखने चले तो लिख सकते हैं कि प्रत्येक पूर्ववर्ती संख्या में 2 से गुणा करने पर अगली संख्या प्राप्त होगी। तो इस तरह से यही अनुक्रम की, अब आप उदाहरण से परिभाषा समझ गए होंगे कि अनुक्रम एक संख्याओं का समूह होता है जिसे एक श्रृंखला में सजाई हुई रहती है, और उन श्रृंखलाओं में इस प्रकार होता है कि उनके प्रत्येक पदों के बीच, उनके प्रत्येक जो संख्याएं जो सजाने की तरीका है, उन संख्याओं के बीच एक निश्चित नियम कार्य करते हैं, एक निश्चित नियम को ही आधार मानकर लिखे जाते हैं, हम लोग उसे ही अनुक्रम करते हैं। एक साधारण परिभाषा भी दे दी है आपको कि संख्याओं का वैसा समूह जो एक निश्चित क्रम आधार पर लिखे जाते हैं उसे ही हम लोग अनुक्रम कहते हैं। तो आप सोच रहे हैं कि सर कोई ऐसा भी क्या आप सीरीज लिख सकते हैं जिसमें वो अनुक्रम नहीं हो? बिल्कुल आप भी लिख सकते हैं। आपको एक दिखाते हैं ना, देखिए जैसे आप लिख देते हैं 2 8 3 9 10 12। अब आप जरा चेक कीजिए ना, इसमें कौन सी आप नियम लगाएंगे? ये तो 6 अधिक है, इससे फिर ये 5 कम हो गया, फिर इससे ये 6 अधिक हो गया, फिर इससे ये कम हो गया, फिर इससे 2 अधिक हो गया, या फिर गुना करके भी आप इसको नहीं ला सकते। ये अनुक्रम नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें कोई निश्चित नियम आधार नहीं काम कर रहे हैं, कोई निश्चित नियम ही नहीं है। और जब निश्चित नियम नहीं है तो इन समूहों को हम अनुक्रम नहीं कर सकते हैं। हमारी परिभाषा मना करता है कि आप इसे अनुक्रम नहीं बोलिए। अब एक आपके सामने हम नोट लिख देते हैं, ध्यान देंगे। अनुक्रम एक बताएं कि श्रृंखलाओं के रूप में लिखे जाते हैं, तो इनके जो पद हैं ना, हम लोग विभिन्न पदों को किसी निश्चित से, किसी चर राशि से सूचित करते हैं। वो देखिए क्या है, लिख देते हैं कि किसी अनुक्रम के विभिन्न पदों को A1 A2 A3 A4 डॉट AN से सूचित करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर पहले अनुक्रम के पद कौन है? ये जो श्रृंखलाएं लिखी गई है ना, यही पद है। देखिए, यह पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद, ये पांचवा पद, ये छठा पद, ये सातवां पद। ठीक है, इसमें भी ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां पद। ठीक है, इस तरह से इसमें भी ये सब पद हो गए। तो किसी अनुक्रम के आप पद समझ गए। अब ध्यान देंगे, इन पद को लिए एक संकेत ले आते हैं। संकेत का अर्थ होता है सिंबल। हम उसको जैसे उसको पूरा न कहकर उसके एक साधारण सी छोटी कोई चिन्ह दिखाकर हम उसे सूचित करते हैं। जैसे हाँ, उसको हम A1 A2 A3 A4 AN इससे सूचित करते हैं। जैसे इस कहने का मेरा अर्थ है कि जो आप पहला पद कहेंगे उसके जगह पर आप A1 लिख देंगे तो पहला पद हो गया। आप जो दूसरा पद 15 दिया है, हम A2 लिख दिए, इसका अर्थ है कि हम दूसरा पद के बारे में बात कर रहे हैं। अगर A3 लिखे हैं, इसका तात्पर्य है कि हम तीसरा पद के बारे में लिखे हैं। हाँ, A4 लिख दिए तो इसका तात्पर्य है कि हम आपसे चौथा पद कहना चाह रहे हैं। अब बीच बीच में डॉट का क्या अर्थ है? डॉट का अर्थ है कि इसमें बहुत सारे हो जाएंगे। अभी A4 तक ही अंत नहीं है, A5 A6 A7 इसमें बहुत सारे समाहित है, और AN अंत तक। AN का अर्थ होता है कि एनवां पद, है ना। ये जितना लिखा रहेगा उसी को हम लिखे। 1 लिखा रहेगा तो पहला पद, 2 लिखा रहेगा दूसरा पद, 3 तीसरा पद, 4 ऐसे होता है। हम लिख सकते हैं कि जिसमें A1 को हम लोग पहला पद कहते हैं और AN को हम लोग एनवां पद कहते हैं। ठीक है, इसे अंतिम पद भी कहते हैं। और एक बात और याद रखेंगे, हम पहला पद को A1 से भी सूचित करते हैं और हम पहला पद को A से भी सूचित करते हैं। केवल अगर A रहेगा तो कुछ नहीं, तो यहाँ 1 है नीचे,
ये पहला पद को ही बतलाता है। तो इस तरह से हम लोग अनुक्रम को पढ़े और अनुक्रम के पदों को भी हम लोग सीख लिए हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि समांतर श्रेणी के उदाहरण या समांतर श्रेणी की परिभाषा देखेंगे और परिभाषा के बाद में उदाहरण देखेंगे और समझेंगे उसे। समांतर श्रेणी की हम लोग परिभाषा देखेंगे। सबसे पहले कुछ उदाहरण हम लोग देखते हैं और उदाहरण देखने के बाद में परिभाषाएं तो खुद ब खुद आ जाती है। आप लोग को क्लास में सिखाते हुए हैं कि परिभाषाएं कहीं से उत्पन्न नहीं होती है, बल्कि परिभाषाएं बनाए जा सकते हैं और परिभाषाएं एक तरह से नहीं बल्कि विभिन्न तरह की हो सकती है। तो आपको सिखाए भी हैं, बार बार आपको बोलते भी हैं कि सबसे पहले किसी चीज़ की परिभाषा देखनी हो तो आप क्या कीजिए, उसके उदाहरणों को आराम से आप समझिए, इसके बाद आप परिभाषाएं खुद बनाइए और आपसे बन जाएंगे। अब यहाँ पर हम पहले ही परिभाषा इसलिए लिख दिया करते थे, वहाँ तो पहले उदाहरण हम लोग देखते थे, समझते थे, इसके बाद में परिभाषाएं खुद से उत्पन्न करते थे और फिर यहाँ पर लिख देते थे। लेकिन यहाँ पर पहले हम परिभाषाएं बार बार लिख दे रहे हैं और तब आपको उदाहरण देकर समझा रहे हैं। इसका अर्थ इसलिए ऐसा करना पड़ रहा है क्योंकि वीडियो में समय भी आपको कम लेनी है, तो लिखने में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो ऐसा हमें करना पड़ता है। तो देखते हैं एक आध को थोड़ा सा उस तरह से। आप हम तो ये पिछले अनुक्रम का उदाहरण लिए थे। इन अनुक्रम में आप देखिए ना, सबसे पहले तो अनुक्रम के पदों को आपको नोट में बताएं कि A1 A2 लिख सकते हैं ऐसे ऐसे, A4 A5 A6 A7 ये सब लिखा जा सकता है। A1 का अर्थ है कि पहला पद, A2 मतलब दूसरा पद, A3 माने तीसरा पद, ये चौथा पद को बताता है, ये पांचवा छठा सातवां ऐसे ऐसे करके बताता है। तो आप देखेंगे कि इसमें से अगर आप थोड़ा सा देखिए ना, आप दूसरे पद में से पहले पद को घटाइए, क्या मिलेगा? एक आएगी, दो में से एक घटेगा। इसी तरह से इसमें से तीन में से दो घटाएंगे, तीसरे पद में से दूसरा पद एक आएगा, इसमें से भी एक घटाएं तो एक आएगा। ये समांतर श्रेणी का उदाहरण है। इससे हम लोग परिभाषाएं देखिए कैसे उत्पन्न करेंगे। देखिए हम यहाँ पर लिखते हैं कि दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद को हम लोग A2 से सूचित करते हैं, पहला पद को A1 से। तो A2 का मान 2 है और A1 का मान 1 है, घटेगा तो 1 आया। तीसरा पद में से जरा आप दूसरा पद को घटा कर देखिए, तो मतलब दो लगातार पदों को घटाइए आप। हम ऐसा घटा घटा चेक कर रहे हैं। दूसरा पद, तो तीसरा पद को A3 कहेंगे, दूसरा को A2 कहेंगे। A3 का मान 3 है और इसका मान 2, 1 आया। इसी तरह से आप चौथा पद, और यहाँ पर इसमें से चौथा के जस्ट पहले वाली तीसरा पद घटाइए, तीसरा पद घटाएंगे तो चौथा को A4 से और तीसरा को A3 से, तो 4 - 3 = 1 आया। आपको ये भी एपी का ही उदाहरण हम लिए हैं। हम उदाहरण जो लिए हैं यहाँ पर तीनों एपी के ही हैं। वो एक अनुक्रम अलग था, हम बता देंगे वो क्यों अलग था। तो यहाँ भी आप देखिए, ये A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, A4 A5 ऐसे बढ़ते जाएगा। तो इसमें भी आप जरा दूसरा पद में से पहला पद घटा के चेक कीजिए ना, दूसरा पद माइनस पहला पद क्या होगा? दूसरा पद को A2, पहला पद को A1, तो दूसरा पद 3 है और पहला पद 1 है, घटेगा तो 2 आएगा। इसी तरह से तीसरा पद में से हम दूसरा पद को घटाते हैं, तो दूसरा पद को घटाते हैं तो A3 - A2 करेंगे। A3 का मान 5 है, A2 का मान 3 है, 2 आ रहा है। और इसी प्रकार हम चौथा पद में से फिर तीसरा पद को घटाते हैं, तो A4 - A3 7 - 5 ये 2 है। सोच रहे हैं सर आप पांचवी पद में से चौथी पद को नहीं घटाएंगे क्या? घटा सकते हैं, फिर उतना ही आएगा। 9 में से 7 घटेगा 2 आएगा, 11 में से 9 घटेगा 2 आएगा, 13 में से 11, सब में बराबर बराबर आ रहे हैं। इस तरह से ये भी एक एपी का ही हम उदाहरण ले लिए हैं। तो देखिए इसमें क्या है कि इसमें भी आप ये A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गई, A4 A5 A6 ऐसे ऐसे बढ़ते जाएगा ये सब। तो इसमें से भी आप चेक कीजिए ना, आप दूसरे में से पहले को घटाकर दूसरा पद माइनस पहला पद,
तो इसमें से A2 माइनस A1 करने पर 15 माइनस 18 -3 आएगा। फिर तीसरा पद में से मैंने दो लगातार पदों को बार बार हम घटा कर चेक कर रहे हैं। दूसरा पद तो तीसरा पद A3, दूसरा पद A2, A3 की वैल्यू 12 और A2 की वैल्यू 15 घटेगा तो -3 आएगा 12 में से 15। फिर चौथा पद, बस यही 3 गो पद निकाल कर देख लेंगे, बाकी एक ही जैसा फॉलो कर रहा है। चौथा पद माइनस तीसरा पद, तो आप कीजिए A4 माइनस A3, तो 9 में से आप 12 घटाएंगे तो फिर -3 आएगा। अब आप देख रहे हैं ना कि ये एक विशेष अनुक्रम है, विशेष अनुक्रम को ही हम लोग समांतर श्रेणी कहेंगे, सारे अनुक्रम को समांतर श्रेणी नहीं कहेंगे। और वो विशेष अनुक्रम के हम उदाहरण ले चुके हैं। तो इसमें आप क्या करें, देख रहे हैं कि लगातार दो जो पद हैं उन दोनों पदों का अंतर हम देखिए। लगातार दो पद मैंने कहा, दूसरा पद ये दोनों लगातार हो गया, तीसरा दूसरा ये भी लगातार हो गया, हाँ चौथा और तीसरा ये भी लगातार हो गया। तो लगातार पदों का अंतर देख रहे हैं, इसमें बराबर बराबर है, देखिए इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी है। इस तरह से इसमें देखिए दो लगातार पदों का, दूसरा तीसरा में से दूसरा पद में से पहला घटा, पहला में से दूसरा, दूसरा में से पहला घटा, हाँ ठीक है, तो 2 आया। फिर तीसरा में से दूसरा घटा, लगातार घटा रहे, तो 2, तीसरा घटा है तो 2 आया। तो इसमें भी अंतर समान आ रहे हैं, यहाँ भी उसी तरह से अंतर समान आ रहे हैं, तो हम लोग इसी अनुक्रम को एपी कहेंगे। अब आप बोलिए, आप यहाँ से परिभाषा बना सकते हैं कि नहीं, कि वैसा अनुक्रम जिसके लगातार दो पदों का अंतर बराबर होती है, एक समान होती है, तो उसी विशेष अनुक्रम को हम लोग समांतर श्रेणी कहते हैं। तो आप सबसे पहले उदाहरण पर जाइए और उदाहरण के बाद में आप क्या कीजिए ना, वहां से परिभाषा बनाना सीखिए। देखिए हम समांतर श्रेणी की परिभाषा लिख देते हैं कि वैसा अनुक्रम जिसके दो क्रमागत मतलब क्या, लगातार दो क्रमागत पदों का अंतर सदैव मतलब हमेशा समान होता है, उसे एपी कहते हैं। समांतर श्रेणी मतलब एपी, आपको बताएं, हम बार बार समांतर श्रेणी नहीं कहेंगे, एपी कहेंगे। तो इस तरह से आपकी समांतर श्रेणी की परिभाषा निकली, जो हमारे रिलेशन का नाम ही है। और हम लोग क्या करेंगे इसके बाद में कि हाँ, आपको बताए थे कि वो वाली उदाहरण क्यों हम हटा दिए, जो पहले दिए थे 2, 4, 8, इसके बाद 16, इसके बाद क्या 32। तो देखिए इसमें आप घटाइएगा ना, A2 में से A1, तो 4 में से 2 घटेगा तो ठीक है 2 आएगा। लेकिन इसको क्या करेंगे, A3 में से A2 घटाएंगे ना, तो 8 में से 4 घटेगा तो 4 आएगा। ये देखिए दोनों समान नहीं है, इसलिए इसे एपी की श्रेणी से बाहर रखा गया, इसको एपी नहीं कहा जाएगा, ये बिल्कुल एपी नहीं है ना। तो हम लोग एपी की परिभाषा इस तरह से सीख लिए हैं कि एपी किसे कहते हैं। एक हम लोग नोट देखेंगे। सबसे पहले अगर आपको श्रेणियां दी रहेगी और पूछा जाएगा क्या एपी में है कि नहीं है, क्या वह श्रृंखला या अनुक्रम एपी है या नहीं है, तो आप उसकी जांच कैसे करेंगे। जांच नॉर्मल बात है, हम लोग अभी देखें ना कि एपी के जितने सारे लगातार दो पदों का अंतर हमेशा समान होता है, बराबर होते हैं। तो अगर आपको दिया रहेगा ये अनुक्रम और पूछा जाएगा कि एपी है कि नहीं है, तो आप इन्हीं आधारों पर जांच करेंगे। आप क्या करेंगे ना कि प्रत्येक क्रमागत पदों को घटाएंगे, अगर बराबर आया तो ये पी है, नहीं आया तो फिर नहीं है। तो हम लिख देंगे नोट में क्या कि दो क्रमागत पदों के अंतर समान होने पर ही वह एपी वह अनुक्रम एपी कहलाती है। इसी आधार पर
इसी आधार पर किसी अनुक्रम को एपी होने की जांच की जाती है। अच्छी बात है। अब हम लोग इसमें एक और परिभाषा पढ़ेंगे जिसे हम लोग पदांतर कहते हैं या फिर उसे सार्व अंतर भी कहते हैं। इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस कहते हैं उसको। तो देखिए वो क्या परिभाषा है, वो क्या है देखिए। तो आप जो लगातार दो पदों का अंतर निकाल रहे हैं ना, तो दूसरा पद माइनस पहला पद जो a2 माइनस a1 का मान आ रहा है और यहाँ ये आ रहा है, यहाँ भी एक आ रहा है, तो इसी को हम लोग पदांतर कहेंगे, इसी को पदांतर कह देंगे। इसी तरह से इसमें भी इसी को हम लोग पदांतर कहेंगे। इस अनुक्रम के लिए, इस समांतर एपी के लिए यह पदांतर होगा और इस एपी के लिए यह सार्वंतर होगा, इस एपी के लिए यह सार्वंतर होगा। माने जो आप दो पदों का अंतर निकाल रहे हैं ना, उसी को सार्वंतर कहते हैं। और याद रखेंगे सार्वंतर में अगले वाले पद से पहले वाले पद को घटाई जाती है, ये बिल्कुल याद रखेंगे। ये नहीं कि पहले में से आप दूसरे घटा दीजिए, नहीं। एपी में पहले में से दूसरे घटा कर भी आप जांच कर सकते हैं। एपी के लिए हमने कोई शर्त नहीं रखा है, लेकिन सार्वंतर के लिए आपको हम शर्त यहीं पर बता देते हैं कि आप हमेशा अगले वाले पद से उसमें से उसके पहले वाले पद को घटाइए और तब चेक कीजिए, तो वही आपका सार्वंतर होगा। तो हम सार्वंतर की परिभाषा लिखते हैं आपके सामने। तो इस प्रकार हम सार्वंतर या पदांतर की परिभाषा लिख सकते हैं कि किसी एपी के क्रमागत दो पद, अभी हम लोग बिल्कुल उदाहरण में समझे, इसमें पीछे बताया आपको कि क्रमागत दो पदों का तो जो अंतर होगा उसी को हम लोग सार्वंतर कहेंगे और सार्वंतर को हम लोग स्मॉल डी से सूचित करते हैं। अच्छी बात है। अब एक बात हम लोग ध्यान से देखेंगे सार्वंतर के लिए, तो आपको बता रहे थे कि क्रमागत कोई दो पदों का अंतर होना चाहिए, तो दूसरा पद में से पहला पद भी घटाइएगा तो सार्वंतर आएगा, या फिर कोई लगातार दो पद तीसरा में से दूसरा घटाएंगे तो भी सार्वंतर आएगा। मतलब क्या, सार्वंतर बराबर हम सूत्र लिख सकते हैं। सार्वंतर बराबर क्या कि दूसरा पद माइनस पहला पद, दो लगातार पद घटनी चाहिए, दूसरा पद माइनस पहला पद। इसी तरह से आप मतलब डी बराबर हम दूसरा पद को a2 कहते हैं, पहला पद को a1, ये भी आपका सार्वंतर का सूत्र हो जाएगा। या फिर सार्वंतर इसको भी आप कर सकते हैं, कोई दो लगातार पद घटाइए, तीसरे पद में से दूसरा पद घटाइए ना, ये भी तो लगातार ही है। तीसरा पद माइनस दूसरा पद, तो तीसरा को a3 और दूसरा को a2, ये भी आपका सार्वंतर का सूत्र हो जाएगा। या फिर सार्वंतर का सूत्र आपको बता देते हैं, मतलब आप चौथा में से भी तीसरा, मतलब कोई आप दो लगातार घटाइए चौथा पद। ये आपको साथ प्रतिबंध नहीं है कि हम आपको दूसरे में से पहला केवल घटाने के लिए कहेंगे। आप कोई लगातार दो पद उठाइए और उसके अगले वाले में से पहले वाले पद को घटा दीजिए, हम उसको सार्वंतर मानने के लिए तैयार हैं। एक एग्जाम्पल देखते हैं, और हमारे पास एग्जाम्पल यह है, जैसे हाँ लिख देते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ये पहले से एपी में है, हम ये तय करके दे दिए। अब आपको जांच नहीं करनी है, ये एपी में है, तो कह रहा है कि एपी हम यहाँ लिख दिए, इसका अर्थ है कि अब आपको जांच नहीं करनी है कि एपी में है या नहीं है। ये एपी में है तो अब प्रश्न दिया जाता है आपसे कि तो सार्वंतर बताएं, सार्वंतर बताएं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि इसमें से आप पदों को पहचानिए। देखिए ये a1 है, यह a2 है, ये a3, इसको a4, a5, a6, a7, हम लोग इसी को सार्वंतर कहें। ये मैंने इसी को हम लोग पद बोलेंगे। इसमें से सार्वंतर निकालेंगे, तो सार्वंतर के लिए हम लोग अभी सूत्र पढ़े हैं कि क्या, दूसरा पद में से पहला पद घटाइए, कोई एक सूत्र उठाइए, यह भी एक सूत्र है, ये उठाइए, नहीं तो ये, नहीं तो ये, सब तीनों से एक ही मान आएगा। आप किसी एक को ले लीजिए, वही आपको आंसर दे देगा, है ना। तीनों में से कोई एक ले लीजिए आप। जैसे देखते हैं कि हम लिख देते हैं कि सार्वंतर डी बराबर या सार्वंतर बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद, हम दूसरे में से पहला को घटाते हैं, दूसरा पद माइनस पहला पद,
तो दूसरा पद आपका 4 है, पहला पद 2 है, 4 में से 2 गया 2। यही आपका सार्वंतर का आंसर आ गया। तो बढ़िया है, इस तरह से हम लोग सार्वंतर को परिभाषित किए। अब हम एपी की एक गणितीय परिभाषा की भी बात करेंगे, तो आप लोग उसे देखिए। एपी की एक अन्य परिभाषा होती है जिसे हम लोग गणितीय परिभाषा कहते हैं, वो काफी महत्वपूर्ण है हमारे लेसन को बनाने के लिए। तो सबसे पहले एपी की गणितीय परिभाषा जानने से पहले हम आपको एक उदाहरण दिखाते हैं। ये एक एपी लिख दिए हैं, आप खुद से जांच भी कर सकते हैं कि देखिए 3 में से 1 घटेगा 2 बचेगा, फिर 5 में से 3 घटेगा 2 बचेगा, 7 में से 5 घटेगा 2 बचेगा, 9 में 7 घटेगा, इसी तरह से 2-2 बचते जाएगा। मतलब क्या, लगातार 2 पदों का अंतर समान है। तो ये हमारी मुख्य परिभाषा है जिसे एपी कहते हैं, है ना, कि लगातार क्रमागत 2 पदों का अंतर बराबर होगा, उसे एपी कहेंगे। बिल्कुल ये एपी में है, हम यहाँ पर लिख भी दिए हैं, हालांकि जांच करके भी आपको दिखा दिए। तो आप देखेंगे कि ये एपी क्या हो रहा है, जरा एपी पर, इस एपी को गौर कीजिए आप, क्या हो रहा है। अगर हम पहला पद 1 लिखते हैं, देखते रहिएगा, ये पहला पद हो गया, ठीक। अगर आपसे कहें हम कि दूसरा पद बताइए, दूसरा पद 3 है, ये 3 कैसे है पता लगाइए, तो पता चल रहा है कि इस पहले पद में, हाँ, इसके बीच का अंतर 2 है ना, डी का मान 2 है। अब डी भी आपको निकाल के दिखा देते हैं, A2 में से A1 घटेगा, ठीक ठीक। तो 3 में से आपको 1 घटा क्या मिल गया, 2 मिल गया आपका। तो अगर हम इस 3 कैसे आया भाई, दूसरा पद कैसे आया, तो अगर आप पहले पद में से, इस पहले पद में अगर आप इस डी को जोड़ दें, नहीं आएगा क्या, 3 आ जाएगा। इसी तरह से आपका तीसरा पद क्या है, 5। तो इस पहले पद में आप इसका दोगुना जोड़िए, 2 से गुना करके जोड़िए इस डी का, 2 गुना 2, देखिए ना, 2 दूनी 4, 1 5 आया। चौथा पद को देखिए, चौथा पद क्या आया आपका, 7 है ना जी। A1 A2 A3 A4 A5 A6, ध्यान से देखिएगा इसे, A7 A8। तो अब चौथा पद क्या है, 7 है, ठीक। तो पहला पद 1, इस 1 में अगर इसमें इसका तिगुना जोड़ते हैं, आपकी बात 3 गुना 3, ओ 3 तिगुना ना 2 ना है, ये 3 गुना 2, 3 दूनी 6, 6 1 7 हो जाएगा। पांचवी पद क्या है, पांचवी पद में, तो आप इस ए में, माने पहलका पद में आप क्या कीजिए ना, कि इसका चरगुना आपकी बार जोड़िए, तो 4 दुनिया 8 है, 9 आए। इसी तरह से जो छठी पद है, वो छठा पद आपका 11 है। हाँ, तो 11 कैसे आया, इस पहले पद में अगर इस डी वाले पद को, जो कॉमन डिफरेंस है, जो पदांतर है, उसका आपकी बार हम 5 गुना जोड़ते हैं, तो यहाँ पर 5 दूनी 10 से 11 आया। ओ, ये क्या हो रहा है कि पहला पद तो ठीक है, लेकिन दूसरा पद में हम निकालने के लिए, देखिए क्या करें, बहुत आराम से देखिएगा इसे। हम दूसरा पद निकालने के लिए पहला पद में हम जोड़ देते हैं, किससे, इस डी से 1 से गुना करके। इसी तरह से तीसरा पद निकालने के लिए, तीसरा पद हम पहला पद में हम जोड़ देते हैं, क्या जोड़ते हैं भाई, तो हाई 2 तो डी है, इस डी के 2 से गुना करके 2 गुना जोड़ते हैं। इसी तरह से इस चौथा पद निकालने के लिए हम पहला पद में इस 2 जो डी है, डी का मान इसका 3 से गुना करके जोड़ते हैं। और पांचवें पद के लिए हम पहला पद में डी के 4 से गुना करके जोड़ते हैं। उसी तरह से छठा पद के लिए पहला पद में हम डी से 5 को गुना करके जोड़ते हैं। इसका अर्थ क्या है कि अगर आपको दूसरा पद निकालनी है तो पहले में जोड़िए किसको, इस सार्वंतर में 1 से गुना करके। इसी तरह से यहाँ भी पहला में जोड़िए, तीसरा पद निकालने के लिए इस डी में 2 से गुना करके, चौथे पद के लिए डी में 3 से गुना करेंगे। तो इसके लिए हमें कैसे भी कर सकते हैं, पहला पद को ये कहते हैं 1 गुना डी। इसी तरह से तीसरा पद के लिए देखिए क्या कर रहे हैं, एक तो ए की वैल्यू है प्लस 2 और ये तो डी की वैल्यू 2d, बीच में गुना लिखे ना लिखे एक ही बात है, एकदम आराम से देखते रहिएगा। ये ए और ये 3 और डी, यहाँ भी
आप ए और ये 4D और यहाँ भी ए और 5D। ये क्या हो रहा है कि पहला पद को हम ए कहते हैं, पहला पद ए लिखाया, दूसरा पद ए प्लस 1D लिखाया, तीसरा 1+2D लिखाया, चौथा ए प्लस 3D लिखाया, पांचवा ए प्लस 4D। तो जो इस एपी में A1 A2 A3 A4 A5 A6 ऐसे लिखा जाता है, हम इसके जगह पर A1 के जगह पर A, A2 के जगह पर A+1D, देखते रहिएगा बड़ी आराम से, A2 के जगह पर A+1D हम लिख रहे हैं, फिर A3 के जगह पर A+2D लिख सकते हैं कि नहीं, A4 के जगह पर A+3D और A5 के जगह पर A+4D और A6 के जगह पर A+5D। इसका अर्थ है कि ये भी एक एपी को हम एक दूसरे रूप ऐसा भी दे सकते हैं। यही तो गणितीय परिभाषा है एपी की, ठीक है, यही आपके एपी का ये गणितीय परिभाषा है। तो इसे हम एक बार फाइनली परिभाषा कह सकते हैं कि वैसा अनुक्रम, देखिए इसी अनुक्रम को हम ऐसे लिख दिए हैं, वैसा अनुक्रम जो A+1D A+2D वो A+3D A+4D A+5D डॉट डॉट इस रूप में लिखा जाता है, तो हम लोग वैसे अनुक्रम को एपी कहते हैं। अच्छा, इस पूरे एपी के गणितीय परिभाषा आपको लिख देते हैं। एपी के गणितीय परिभाषा क्या होगी, वैसा अनुक्रम जिसे A+1D A+2D A+3D A+4D A+5D डॉट डॉट के रूप में लिखा जा सकता है, उसे एपी कहते हैं। तो बिल्कुल आपका एपी का एक नया परिभाषा मिला, जिसे हम लोग गणितीय परिभाषा करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। गणितीय परिभाषा एक बार फिर से समझिए एक अलग स्तर से। A1 को ये कहेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसमें डी की कोई वैल्यू नहीं होगी, इसमें डी कुछ नहीं होगा, ठीक। हाँ, ये A2 है ना, अगर 2 है तो उससे एक कम करके डी लिखी जाती है। याद रखना कोई मुश्किल चीज नहीं है। अगर ए तो ठीक है, सब में ए रहेगा, देखिए इस पद में भी ए है, इसमें भी, सब में ए होगा। ए के साथ होगी क्या कि 2 है ना, तो उससे एक कम करके 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 1D लिखेंगे। 3 है ना, तो 3 में से 1 कम किए तो 2 आया, 2D लिखेंगे। उस तरह से 4 है ना, तो चौथा पद में 4 में से 1 घटाइए 3 आएगा तो 3D लिखेंगे। 5 है तो 5 में से 1 घटाएंगे तो 5वें पद के लिए 4D लिखेंगे। 6 है तो 6 में से 1 घटाए 5 आया तो छठा पद के लिए 5D, मतलब जितना पद है उसमें से 1 घटा के लिखते हैं डी के लिए, और ये तो सबके साथ जोड़ी जाती है। तो बड़ी सिंपल बातें हैं। अगर इसी तरह से आपसे कहे कोई कि 8वां पद बताइए तो क्या करेंगे, 8 से 1 कम ए में जोड़ देंगे, 8 से 1 कम क्या होता है 7D, हो गया 8वां पद। इस तरह से आपसे कह दिया जाए कि 10वां पद बताइए तो कुछ नहीं करना है भाई, ए में 10 से कम कीजिए ना, 9D जोड़। इसी तरह से देखिए ना, इसी तरह से ये लिखे हैं। तो बिल्कुल सिंपल बात है। एपी के गणितीय परिभाषा को आप इस तरफ से लिख सकते हैं। इसमें से कुछ हम लिख भी देते हैं कि जहाँ ए जो है वह प्रथम पद है, किसके, एपी के प्रथम पद है ना, और डी क्या है भाई, सार्वंतर है। अच्छा अपने लिखिए ना, काफी है, सार्व अंतर है, कॉमन डिफरेंस है। तो आप इसे नोट करेंगे। हम लोग अब उदाहरण और लेसन बनाएंगे। हम कुछ प्रश्नों को बनाते हैं। आपका दूसरा जो प्रश्नावली 5.1 है, एक्सरसाइज 5.1, उसका दूसरा प्रश्न कहता है, पहला पद बनाया जाएगा, पहले आप देख लीजिए दूसरा तीसरा, पहले इसको। इसका जो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि a बराबर 10 माने पहला पद 10, d बराबर 10 माने सार्वंतर भी 10 है। तो आपके क्या कीजिए ना कि एपी के लगातार 4 पद निकालिए। तो भाई एपी के लगातार 4 पद निकालने के लिए आपको एपी की गणितीय परिभाषा पर जाना होगा। हम आपको बताए हैं एपी को भले ही हम लोग A1 A2 A3 A4 के रूप में लिखते हैं, लेकिन गणितीय परिभाषा में आपको बताया गया कि पहले पद को A1 को A लिखेंगे,
दूसरे पद अगर 2 है तो ए में हम एगो कम करके 1 डी जोड़ेंगे। इस तरह 3 है तो ए में 2 डी जोड़ेंगे कम करके, 4 में कम करके 3 डी जोड़ेंगे। इसी वाले सूत्र से आपको बन जाएगा। ये सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसे याद रखेंगे। तो हम देखिए आपको दिखाते हैं। ए वन बराबर हम ए को ही ए1 कहते हैं, वह 10 है। लगातार 4 पद हमको चाहिए, क्वेश्चन का है कि 4 पद निकालिए। ए2 बराबर क्या होता है, 2 है तो ए में एक कम करके 2 में से कम करेंगे तो 1 डी आएगा। जोड़ेंगे, देखिए ए के जगह क्या मान लिखिए 10 प्लस 1 गुना डी की जगह क्या लिख दिए 10। तो 10 1 में 10 में गुना होगा 10 और 10 में 10 जुड़ाएगा 20। बढ़िया। ए3 3 है तो गणितीय परिभाषा में एक कम करके जोड़ी जाती है। 3 से कम एक क्या होगा 2 डी। तो ए का मान 10, 2 में गुना करेंगे डी का मान 10। ये मेन मान है, ये मान दिया गया है। तो 10 दूनी 20 और 10 30। F4 के लिए बात करते हैं। ए प्लस 4 है तो कम कीजिए 3 डी। ए का 10, 3 गुना डी का 10, 30 10 40। तो इस तरह से आपको एपी प्राप्त हो गया। पहला पद 10, दूसरा पद 20, तीसरा पद 30, चौथा पद 40। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा हाँ, इसमें आपको जोड़ घटाव गुना भाग बहुत आराम से आनी चाहिए। अब थोड़ा सा मिस्टेक करेंगे, बहुत ही आसान लेसन है। आपके जो 10th क्लास है, 10th क्लास के आसान लेसन में से एक है ये, बहुत ज़्यादा आसान लेसन है। अगर आपको बढ़िया से सरलीकरण आता है, जोड़ घटाव गुना भाग की क्रियाएं आती है, तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। इसमें इतनी आसान है कि प्रत्येक लेसन के लिए आपको एक सूत्र दी जाएगी। 5.1 के लिए, 5.2 के लिए, 5.3 के लिए। बस इसमें 2-3 सूत्र हैं और उसको आप अगर जान जाते हैं तो फिर पूरा अध्याय को ही खत्म कर पाएंगे। इसलिए आप आराम से देखिए, इसमें से बाकी सब आप बनाइएगा। एक 5वां हम बना देते हैं जो दूसरा का है, इसका भी 4 पद निकालना है। तो पहला पद को तो हम ये कहते हैं, वो तो दिया है -1.25। अच्छी बात है। अगर हम दूसरा पद निकालने चलेंगे तो ये अगर 2 है तो ये कम करके ना 1 डी करेंगे। तो चलिए ए का मान क्या है, कितना है 1.25 प्लस 1 गुना डी की वैल्यू कितनी है, ओ यहाँ दिया हुआ है -0.25। देखते रहिएगा थोड़ा सा इसे। ये तो आया -1.25, ये तो प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, 1 से गुना होगा तो इतना ही आएगा 2.5। ये तो ये भी माइनस में, ये भी माइनस में है। जब चिन्ह बराबर हो तो जोड़ देते हैं। तो 1.25 में अगर आप 0.25 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 5 5 10 की 0, 2 2 4 1 5 और ये 1, माने 1.50 आया। तो 1.50 को आप 1.5 भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। नेक्स्ट देखते हैं A3 को हम देखते हैं। तो A प्लस 2D को ए की वैल्यू इतनी इतनी तो लिख दिए ना, प्लस 2 है तो 2 और D की मान कितना लिखे -0.25। अब आप ही बोलिए ना कि ये तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 2 में 0.25 में गुना करेंगे तो आपको 0.5 आएगा और दोनों माइनस चिन्ह तो आप ऐड करेंगे, माइनस लगा दीजिए भाई। तो माइनस कितना आएगा 1.75। बढ़िया। अब चौथी पद को भी यहाँ लिख सकते हैं। क्या लिख दे चौथी पद को, A प्लस 4 है तो ये कम 3D। ए के मान -1.25 गुना 3 गुना 0.25 -0.25, ये है ना डी का मान जी। ठीक ठीक। तो -1.25 में माइनस गुना कीजिएगा, आप 0.75। तो अगर आप इसको जोड़ेंगे ना, दोनों माइनस माइनस है तो एक जैसा चिन्ह है तो जुड़ जाएगा ना, तो आपको -2 आ जाएगा। तो इस तरह से आपको एक हुआ। इस क्वेश्चन के लिए हम यहाँ पर एपी लिख देते हैं कि एपी क्या प्राप्त हुई भाई। पहला पद तो इतना, ठीक, दूसरा पद यहाँ पर है, तीसरा यहाँ पर है और चौथा -2 है, डॉट डॉट डॉट। ये आपका एपी प्राप्त हुआ। हम उदाहरण 1 देखते हैं। उदाहरण 1 के जो प्रश्न दिए गए हैं, कह रहा है कि इसका प्रथम पद बताइए और सार्वंतर बताइए। तो प्रथम पद माने पहला पद। अब जानते हैं कि किसी एपी का इसे पहला पद कहते हैं, इसे दूसरा पद, इसे तीसरा पद, ये चौथा पद।
तो फिर प्रथम पद क्यों नहीं बता सकते? इससे आसान क्वेश्चन होगा। प्रथम पद माने पहला पद, लीजिए 3/2 आ गया आंसर। बढ़िया। और सार्वंतर कह रहा है आपसे जी, तो सार्वंतर कैसे बताइएगा आप? A2 में से A1 घटाते हैं ना, दूसरी पद में से पहली पद, तो दूसरी पद हो गई 1/2 और पहला पद 3/2, बटा पर के घटा होगी तो 2 लघुत्तम आएगा, 1 माइनस 3 आ जाएगा, तो घटेगा तो -2/2 कट के माइनस से क्या आएगा। चलिए, तो ये हमारा आंसर रहा। इसी आधार पर क्वेश्चन नंबर जो 3 है लेसन के, उसमें भी इसी तरह से प्रश्न दिए गए हैं और आपसे कह रहा है प्रश्न नंबर 3 में कि आप सार्वंतर भी बताइए और प्रथम पद बताइए। इसमें से क्या करें, आपके लिए एक हम क्वेश्चन बना दें क्या? क्वेश्चन नंबर 3 2 बना देते हैं। 3 तो बटा पर घटाव कर लें। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है -5 -1 3 और 7। इसमें से आपको क्या चाहिए? सार्वंतर और पहला पद। तो यहाँ से आप एपी के लिए A1 A2 A3 A4 ये सब लिख दिया हमने। प्रथम पद तो बड़ी इजी है, इसी को ना कहते हैं। तो प्रथम पद बराबर -5, ठीक है। और सार्वंतर के लिए तो आप तो सूत्र जानते हैं, सार्वंतर क्या होता है? A2 -A1। भाई A2 कितनी है? -1 है, और A1 कितनी है? -5 है। यहाँ घबराएंगे नहीं, 2 माइनस दिए हैं, ये वाला सूत्र वाला माइनस यहाँ है, और A1 ऑलरेडी अपने पास एक रेडीमेड माइनस रखा है ना, तो उसको माइनस ये दिए हैं। तो यहाँ से क्या कीजिए, -1 ये माइनस माइनस प्लस, तो ये अलग अलग चिन्ह तो घटेगा ना, यही आपका सार्वंतर डी है। तो इस तरह से आप, हमें आशा है कि आप क्या करेंगे कि जो दूसरा प्रश्न है उसके जो बच गए हैं और तीसरा का सारा आपसे बन जाएंगे और आप उसे निश्चित रूप से बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उदाहरण 2 में कुछ श्रेणियां दी गई हैं। देखिए 4 श्रेणी दी गई है और आपसे पूछ रहा है कि इसमें से आप बताइए कि कौन एपी है। एपी होने के लिए हम एपी के शर्त, एपी कब होगा इसको जांच करने के लिए आपको एक नोट दिए थे कि अगर कोई अनुक्रम को हम क्रमागत पदों को घटाते हैं और घटाने के बाद में उसका अंतर समान आ जाता है तो एपी है, अन्यथा नहीं है। तो हम लोग उसी नोट के आधार पर हम इसे जांच करेंगे। सबसे पहले इस अनुक्रम के पदों को A1 A2 A3 A4 लिख लीजिए। बढ़िया है। अब क्या कीजिए ना, लगातार 2 पदों को सबका अंतर निकालिए। A2 में से A1 निकालिए, A2 में से A1 घटाएंगे 10 - 4 तो क्या आएगा? 6 आएगा। A3 में से A2 घटाइए, लगातार 2 पदों का अंतर, तो 16 में से 10 घटेगा, 6 आया। इस तरह से A4 में से A3 घटाइए, A4 है 22 में से 16 घटेगा, 22 में से 16 घटेगा। ओ, यहाँ पर लगातार पदों का अंतर समान है, हम कह देंगे ना एपी है, तो लिखेंगे कि यहाँ A2 - A1 = A3 - A2 = A4 - A3। ये सारे के सबको लिख देंगे इक्वल में। सबके मान कितना आ रहा है? 6। अतः यह अनुक्रम एपी में है। बढ़िया जी। हम दूसरा क्वेश्चन को यहीं ले लेते हैं, वो वाला क्वेश्चन दिया है 1 - 1 - 3 - 5 डॉट। इसमें आप पता लगे अनुक्रम के पद A1 A2 A3 A4, ठीक है। इसमें से भी आप घटाइए, A2 में से A1 घटाइए, A2 का मान -1 माइनस A1 का मान 1। देखिए ना, A2 का मान -1, ये कितना है? -2। अब A3 में से A2 घटाइए ना, A3 -3 में से घटेगा ये -1 हो। देखिए ये माइनस वाला सूत्र वाला माइनस है, 2 माइनस से घबराइए मत। और A2 का मान ऑलरेडी माइनस में है, तो फिर हम इसके जगह पर तो माइनस लिखेंगे, तो -3 और माइनस माइनस प्लस है। अब बताइए ना, अलग अलग चिन्ह है तो घटेगा ना, -2 आया। बढ़िया। और इसी तरह से आप A4 में से A3 को घटाइए, A4 कितनी है? -5 और माइनस ये सूत्र वाला माइनस लिखे, A3 का मान -3 है, तो -5 और माइनस माइनस +3 कितना आएगा? माइनस। ओ, यहाँ तो सब बराबर आया जी, तो क्या लिखेंगे कि यहाँ A2 - A1 = A3 - A2 = A4 - A3। अतः यह अनुक्रम एपी में है, लिख दीजिए, अतः यह एपी में है। ऐसे ही तो जांच करते हैं, सबके अंतर निकाल लेते हैं। तो निकालने के बाद में आप देखेंगे कि अगर बराबर आता है तो फिर इसको आप एपी कहिए, और नहीं आता है तो मत कहिए। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, एपी में है कि नहीं है।
देखिए A1 का मान या A2 का मान ये कोमा दिए हैं भाई, ये A3 का मान, ये A4 का मान। तो जरा A2 में से A1 कीजिए तो 2 में से घटेगा -2, नहीं इसका मान A2 का मान 2 और इसका मान -2, तो 2 माइनस माइनस प्लस 2 कितना आ जाएगा 4। अब जरा A3 में से A2 घटाइए, A3 का मान -2 घटाओ ये 2, और तो ये कितना आ जाएंगे, बराबर आया क्या, नहीं यहीं पर देखिए 4 तो ये -4। अब आपको आगे A4 - A3 निकालना ही नहीं है, जब ये बराबर नहीं है तो आगे जाने की जरूरत है क्या, डायरेक्ट यहाँ लिखिए कि यहाँ A3 माइनस नहीं A2 - A1 इज नॉट इक्वल टू A3 - A2। अतः जब बराबर नहीं है तो क्या होगा, AP में नहीं होगा, अतः यह अनुक्रम AP में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, इसका 4 भी इसी तरह से दिया है कि आपको जांच करके बताना है अनुक्रम AP में है अथवा नहीं है। तो देखिए ना, ये A1 हो गया, A2 A3 A4 A5, यहाँ भी आप जांच कीजिए A2 - A1, A2 का मान क्या है 1 - 1 0, हाँ A3 - A2 कीजिए, A3 का मान 1 और A2 का मान भी 1, 1 में से घटेगा 0। A4 - A3 कीजिए, A4 का मान 2 और A3 का मान 1। ओहो, ये दोनों तो बराबर आया, लेकिन ये अलग आया ना, तो इसमें सब के सब बराबर होनी चाहिए। अभी आप इस 2 में से 2 घटा कर भी लाते 0, तो ठीक है सब तो 3 को बराबर, लेकिन ये क्यों नहीं बराबर है, इसलिए अनुक्रम AP में नहीं है। तो आप आराम से लिखिए कि यहाँ देखिए क्या लिखेंगे, A2 - A1 और ये A3 - A2, ये दोनों 0 0 है, तो दोनों के बीच बराबर रहने देंगे। लेकिन क्या ये भी 0 आया है, नहीं ये 1 आ गया है, इनके बराबर ये नहीं सकती, ये तो 0 वाले दोनों हो गए तो आपस में बराबर दिखा दिए, लेकिन यहाँ तो 0 वाला नहीं ना है, तो फिर यहाँ चिन्ह काटिए कि बराबर नहीं है इससे, अतः यह अनुक्रम AP में नहीं है। जब बराबर नहीं है तो फिर तो सवाल ही नहीं उठती है कि आप AP में उसे कह दें, AP में नहीं है। तो इसी आधार पर प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 4 बनेंगे, हम उसको भी थोड़ा सा चर्चा करते हैं। लेसन का चौथा जो प्रश्न है उसमें आपको दिया है कि बताना है कि निम्न में से कौन सी अनुक्रम AP में है, और अगर AP में है तो आप उसे उसका सारवंतर बताइए, और उसके साथ साथ 3 वो पद भी लिखिए, A1 A2 A3 का मान भी लिखिए। तो फिर 3 और अधिक पद निकालिए, है ना, जितना दिया है उससे और 3 ज़्यादा पद निकालिए, निकाल पाएंगे। देखिए पहले ये तो A1 A2 A3 A4, हम 5वें एक के बार ले लिए, बाकी आप देखिएगा ना इसी आधार पर बन जाएंगे, बिल्कुल दूसरे क्वेश्चन के आधार पर ये भी है, जो उदाहरण 2 अभी हमने आपको बताया। तो इसमें से आप पहले जांच कीजिए कि क्या ये AP में है कि नहीं है। तो फिर तो हम तो A2 - A1 करेंगे, A2 का मान 3 + √2 -3, ओह ये 3 प्लस में ये माइनस में घट के 0 आएगा, √2 आएगा। A3 में से आप A2 घटाइए, A3 कितना है 3 + 2 √2 और -3 + √2, क्या होगा बोलिए, 3 + 2 √2, यहाँ लिखते हैं, यहाँ 3 + 2 √2 और -3 और ये माइनस प्लस -√2, ये तो कट जाएंगे। बोलिए ना, 2 √2 में से 1 √2 घटेगा, कितना √2, अच्छा √2 में से √2 घटा के केवल 2 का बचा दे, तो नहीं, रूट को आपको आना चाहिए, सिखाए भी हैं आप, सीखे भी होंगे, ये सब हमको ना बताना पड़े। 2 √2 में से ही यहाँ कुछ नहीं तो 1 √2 का घटाएंगे तो केवल √2 बच जाएगा आपको। इसी तरह से A4 में से A3 घटाइए, A4 कितना है 3 + 3 √2 में से घटाएंगे इसको, 3 + 2 √2, क्या होगी बोल दीजिए, 3 + 3 √2 -3 और माइनस प्लस, ओ 3 तो घट के 0 आएगा, घटा दीजिए, 3 √2 में से 2 √2 घटेगा, 1 √2 बचेगा, तो 1 √2 लिखे, 1 लिखे या ना लिखे, ये तो सब बराबर आया जी, नहीं इसका भी मान √2, इसका भी घटाएं तो √2, इसके, ये तो AP में है, तो लिखेंगे कि यहाँ A2 - A1 = A3 - A2 = A4 - A3, अतः यह अनुक्रम AP में
है, तो आपको तो पता है कि ये पी में है, तो फिर क्वेश्चन कर रहा है कि आप इसका सार्वंतर बताइए। तो फिर आप सार्वंतर डी बराबर सूत्र जानते हैं, a2 माइनस a1, और a2 माइनस a1 का ऑलरेडी मान हम निकाल चुके हैं √2। लिख देते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं। अब घटाने का हम ये वाले क्रिया नहीं करेंगे, घटा दिए तब क्या √2 लिख दिए। तो कह रहा है कि अगर आप ऐसा है तो और आगे के 3 पद निकालिए। 4 को पद दिया है, देखिए 5वीं पद कैसे निकालेंगे। ये 5 है ना, गणितीय परिभाषा पर जाइए, तो ये कम करके 4d, तो a का मान यहाँ है भाई 3, और प्लस 4 गुना d का मान यहाँ √2 है, तो 3 में 4 √2 जोड़ेंगे, 3 + 4 √2, ये चौथा पद, पांचवा अगला पद मिला। फिर इससे अगला पद छठा, 3 को पद निकालना है। तो a + 6 है तो ये कम करके लिखते हैं ना 5d, 6 से कम 5, तो a का मान कितना दिया है आपको, 3 दिया है यहाँ पर, और 5 गुना d का मान तो हम निकाले हैं, तो भाई 3 में जोड़ेंगे तो 3 + 5 √2 आ जाएगा। इस तरह से ये 7 का मान a + 1 कम कीजिए ना, 6d मिल जाएगा, और a की वैल्यू 3 है, और 6d की वैल्यू कितनी है, √2 है, तो गुना √2 कीजिए ना, 3 + 6 √2, तो यही आपका आंसर आया। ये क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, इसका 4 का है। इसको अब जांच करना है बी में है कि नहीं। देखिए a1 है, या a2 है, a3 है, ये a4 है। घटाइए तो a2 माइनस a1, 0.22 में से घटेगा 0.2। देखिए कैसे घटाते हैं, दशमलव के नीचे दशमलव लिखते हैं, इसमें से इसको हटाना है ना, इसको लिख दिए, दशमलव के नीचे दशमलव, बाएं साइड 0 है तो 0, दाएं साइड 2 है तो 2। कैसे घटाव करते हैं, या जब खाली रहती है नीचे तो 0 से भरते हैं, 2 में से 0 घटेगा 2, 2 में से 2 घटेगा 0, और 0 कितना आया 0.02। चलिए ठीक है। अब a3 में से a2 घटाइए, a3 का मान इतना है 0.222, और इसमें से a2 घटेगा इतना, चेक कीजिए कैसे घटेगा। इसको लिखे ना 0.222, दशमलव नीचे दशमलव, बाएं साइड 0 है तो 0, दाएं साइड 2 घटाइए, कुछ नहीं तो नीचे 0 भर दीजिए, 2 में से 0 घटा 2, 2 में से 2 बराबर आएगा क्या जी, चेक कीजिए। देखिए बिल्कुल बराबर नहीं है, ये 0.02 है, ये 0.002 है, ये एक ही 0 या डबल 0 नहीं है, बराबर एक ही में नहीं है, तो लिख देंगे कि यहाँ a2 माइनस a1 इज नॉट इक्वल टू a3 माइनस a1, a3 माइनस a2, ठीक है। अतः यह AP में नहीं है, नहीं है, बढ़िया। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, 8 के साथ क्या होता है, इसको भी जांच करनी है। चलिए ये a1 का मान हो गया, a2 का मान देगा, a3 का मान, a4 घटाइए तो a2 में से a1, a2 का मान -1/2 है, इसमें से घटेगा -1/2, क्या बचेगा -1/2, माइनस माइनस +1/2। अच्छा, 2 लघुत्तम निकला, -1 + 1 घट के 0 आएगा, तो 0 आ गया। इसी तरह से a3 में से a2 घटाइए, a3 का मान -1/2, a2 का मान -1/2, ओ माइनस माइनस, फिर से ये तो एक ही बात आ रहा है जी, 0/2, 2 से भाग देंगे तो 0 आएगा। a4 में से a3 घटाइए, तो -1/2 माइनस -1/2 करेंगे तो -1/2 में ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर 2 लघुत्तम निकलेगा, ये 0/2, 2 से भाग देंगे तो 0 आ जाएगा, तो बराबर है क्या जी, जी सब 0 0 आ गया, तो बराबर ही तो है। 0 0 से क्या मतलब है, बराबर आना चाहिए, तो लिख दीजिए कि यहाँ a2 माइनस a1 बराबर में है a3 माइनस a2, और ये भी बराबर है कौन, a4 माइनस a3, तो लिख दीजिए कि यह अनुक्रम AP में है, अनुक्रम AP में है। अब आप 3 पद निकाल पाएंगे क्या, अच्छा सार्वंतर लिख दीजिए, सार्वंतर D बराबर सूत्र क्या होता है, a2 माइनस a1, और a2 माइनस a1 का मान हम देखिए हम ऑलरेडी यहाँ से निकाले हैं 0, लीजिए सार्वंतर हम लिख दिए 0। अब 3 को पद दीजिए आप, तो 4 तक दिया है तो 5वां पद क्या होगा, a + 4d, देखते रहेंगे, a की वैल्यू रखिए, हाँ 5 से तो एक कम करके लिखते हैं ना, गणितीय परिभाषा याद रखिए, a की वैल्यू -1/2, और 4 गुना d की वैल्यू 0, लीजिए आ गया आपका माइनस, ये तो 0 हो जाएगा, -1/2 आया। 6 छठा पद निकालिए,
एक कम करेंगे, 6 से कम 1 5d, तो ए की मान -1/2 का यहाँ दिया है, और प्लस 5 गुना डी की वैल्यू 0 निकाले है ना यहाँ, तो फिर तो ये तो 0 में हो जाएगा जी, और 0 जुड़ेगा तो उतना ही आएगा। इस तरह से 7वीं पद के लिए भी बात कीजिए, 7 है तो 6d कीजिए, -1/2 प्लस 6 गुना 0 लिखिए -1/2। इस तरह से ये आप करा देखते हैं, इसमें से और एक आध को बनाते हैं फिर आप बनाइएगा। आगे जो है आपका कुछ 10 नंबर प्रश्न दिया है कि A2 A3 A4, इसे आपको जांच करनी है एपी में है कि नहीं है। देखिए ये पहला पद है A1 है, A2 है, A3 है, A4, तो फिर से वही करेंगे, A2 माइनस A1, तो 2A में से A घटेगा, A बचेगा। A3 माइनस A2 कीजिए, A3 का मान 3A, A2 का मान 2A, 3A में से 2A घटे, एक गो A बचेगा, मैंने A बचा। A4 माइनस A3 कीजिए, A4 का मान 4A और A3 का मान 3A, 4A में से 3A घटेगा A, ओह सब बराबर आएगा जी, तीनों तो बराबर है, मतलब एपी में है, तो डायरेक्ट लिखिए कि यहाँ क्या है, यहाँ A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3, सब A के बराबर है जी, अतः यह एपी में है। ठीक, तो जब एपी में है तो आपको समांतर बताइए, तो डी बराबर क्या होता है A2 माइनस A1, और A2 माइनस A1 का मान A आ गया है, लो डी का मान A है, तो डी का मान आ गया, तो और 3 गो पद बताइए। 5वीं पद क्या लिखें, A प्लस 5 है तो 4D, A की मान A, हाँ A का मान A है, और 4, और डी का मान क्या है, डी का मान क्या निकाले हैं A, डी का मान भी A है, तो 4A प्लस A 5A, S6 निकालिए, तो A प्लस 6 है तो कितने डी लिखें, 5D ना, एक कम करके, तो A का मान A और 5 गुना डी का मान A ही है, तो 5 में 1 गुना 5A में एक A जुड़ेंगे 6A, और इसी तरह से आपको A7 निकाल दीजिए, A प्लस 7 है तो 6D, तो A प्लस है 6 व डी की वैल्यू भी है, ये तो 6 एक साथ हो जाएगा। चलिए, तो इस तरह से आंसर है। आप 11 नंबर देखिए, इसमें से ये A1 A2 A3 A4 क्या किया जाए बोलिए, A2 में से A1 घटाए ना, तो A स्क्वायर में से, हाँ A2 इतना घट के इतना, अब इससे घटा देगा, एक A लिख कर दे, नहीं ये अलग जाति के है, ये अलग जाति के है, और आपको बताएं कि सजातीय पदों में ही जोड़ घटा होती है, ये घट नहीं सकती है, ये स्क्वायर है, ये पावर 1 है, नहीं घटेगी, रहने दीजिए। A3 में से A2 घटाइए, A3 का मान क्या है, A क्यूब, और इसका ये स्क्वायर, ये भी नहीं घटेगा क्योंकि ये क्यूब है, ये स्क्वायर वाले दोनों अलग अलग जाति के हैं, ये तो बराबर नहीं आया, इतना ही रह जाएगा, ये बराबर नहीं है, तो लिखिए कि यहाँ A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू, ये लिख दीजिए ना, A3 माइनस A2, इसलिए यह AP में नहीं है। चलिए इसको चेक करते हैं, इसको, अच्छा इसका आप देखिए, तो क्या आप सरलतम रूप लिख सकते हैं, वर्गमूल वगैरह कर सकते हैं क्या, देखिए ना, हम इसको तोड़ते हैं, √2, √8 को ऐसे तोड़ेगा 2 गुना 2 गुना 2, 18 को ऐसे तोड़ेगा 2 गुना 3 गुना 3, नहीं जी, 2 दूनी 4 दूनी 8, अच्छा एक तोड़ कैसे रहे, ऐसे तोड़ रहे, 8 को ऐसे तोड़ रहे, ऐसे 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 तोड़े, 3 2 को यहाँ ले, 18 को भी इसी तरह तोड़े, 32 को देखिए कैसे तोड़ रहे हैं, ऐसे 2 16 2 8 2 4 2 2, कितना आया, 1 2 3 4 5 को 2 आया भाई, तो 1 2 3 4 और 5, तो आपको मिला क्या, भाई 2 गो एक जैसा रहता है तो एगो बाहर निकलता है, एगो 2 निकलेगा, एगो अंदर रह जाएगा, भाई 2 गो 3 है ना, तो एगो बाहर निकलेगा, और इस तरह से इसमें देखिए 2 को जोड़ा लग गया, तो हाई एगो 2 निकलेगा, हाई एगो 2 निकलेगा, हाई एगो अंदर ही रहेगा, क्योंकि इसका जोड़ा है नहीं, जिसका जोड़ा नहीं होता वो तो अंदर आता है, वर्गमूल का रूल सीखे ना गुणनखंड। अब आप यहाँ से एपी वाला रूल लगाइए, तो इसको पहले सरल किया, A1 A2 A3 A4, अब जरा A2 में से A1 घटाइए, तो 2 में से √2, अजी ऐसा बनाए हैं क्या, हम लग रहा है, √2 बचेगा, A3 में से A2 घटाइए, इसमें से इसको, 3 √2 में से √2 घटेगा, तो √2 बचा, और A4 में से A3 घटाइए, A4 का मान कितना है, 2 दूनी का 4 √2 है,
और इसको घटाएंगे 3√2 बराबर है क्या जी, ये भी √2 है, √2 है, √2। लिख दीजिए कि यहाँ a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2 इक्वल टू a4 माइनस a3। अतः यह अनुक्रम एपी में है। बढ़िया। अब आप इसका निकाल लेंगे, ये 5 a6 a7 वो सूत्र लगा के ये वाला तीनों पद निकालते रहिएगा, a+4d ऐसे कर करके। ठीक है, अब ये हम नहीं निकालेंगे। यहाँ से देखिए ना, इसका वर्गमूल हो सकता है क्या, सरलतम रूप नहीं टूटेगा, 6 टूटेगा भी ऐसे, 2 गुना 3 तो एक और रह गया, कोई फायदा ही नहीं होगा। 9 को आप तोड़ के 3 लिख सकते हैं। लीजिए ना, हम आपको सरलतम रूप देखिए, ये नहीं टूटने वाला, ये तो इतना ही रहेगा, इसका तो वर्गमूल 3 हो जाएगा, और ये तो आपका 12 टूट जाएगा, 2 गुना 3 2√3 आ जाएगा, डॉट डॉट। अब क्या कीजिए ना आप, a1 a2 a3 a4 घटा के चेक कीजिए, तो a2 में से a1 √6 में से √3 घटेगा क्या, नहीं घटेगा, ये तो इतना ही रह जाएगा ना। और रूट वाले रूल याद होनी चाहिए, 3 में से अब घटाइए 3 में से, ये घटेगा क्या, ये भी नहीं घटेगा, बराबर आया, नहीं आया। देखिए √6 माइनस √3 नहीं है, 3 माइनस √6 तो एपी में नहीं है। लिख दीजिए कि यहाँ a2 माइनस a1 इज नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2, एपी में नहीं है। बढ़िया। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 को, इसको आप पहले सरल कीजिए। 1 स्क्वायर मैंने कहा 1 गुना 1 1 आएगा, 3 स्क्वायर मतलब क्या, 3 गुना 3 9, इसी तरह से 5 गुना 5 25, 7 गुना 7 49। अब ये a1 का मान दिया, a2 का, a3 का, a4 का। अब चेक कीजिए तो इसमें से a2 में से a1 घटाकर 9 में से 1 घटेगा 8, a3 में से a2 घटाइए, a3 का मान 25, a2 का मान 9, 25 में से 9 घटेगा 16, बराबर आया क्या, नहीं। तो फिर लिखिए ना कि a2 माइनस a1 इज नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2। तो भाई बराबर नहीं है तो एपी नहीं ना है, तो लिख दीजिए कि अतः यह एपी में नहीं है। तो इस तरह से आपका जो लेसन है उसमें से मात्र पहला प्रश्न बच जाता है, 2-3 को आपको उसे दिखाते हैं, इसके बाद ये समाप्त हो जाएगा। पहला प्रश्न दिया है आपको कि आपको इसमें बताना है कि किस स्थिति में एपी में है और किस स्थिति में एपी में नहीं है। पहलका दिया है कि पहलका का जो पहलका है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपये। हाँ ध्यान देंगे, दिया है कि अगर आप 1 किलोमीटर टैक्सी से जाते हैं तो आपको 15 रुपये लग जाएंगे, अगर उससे अधिक और जाएंगे तो अब 1 किलोमीटर के लिए 68 रुपये लगेगा। कहने करते कि पहला किलोमीटर के लिए 15 रुपया, और उससे अधिक अब जितना जाएंगे, अब मान लेते हैं कि 1 किलोमीटर गए तो केवल 15 रुपया लगेगा, अब 2 किलोमीटर जाएंगे तो पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपया, और 1 किलोमीटर और अधिक गए हैं तो उसके लिए अब 8 रुपया लगेगा। ऐसे ही अब 68 रुपया बढ़ेगा, खाली पहलका के लिए ज़्यादा किराया है। तो लिख देते हैं कि बोल रहा है कि इस स्थिति को बताइए कि एपी में है कि नहीं है। तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए आप किराया जिक्र करेंगे, क्या किराया होगा, तो 15 रुपया क्वेश्चन में कह रहा है। 2 किलोमीटर के लिए कितना किराया होगा, तो भाई पहला किलोमीटर के लिए तो 15 रुपया आपने दिए, और अगले के लिए 8 रुपया देना पड़ेगा, 23 रुपये हो गए। हाँ 3 किलोमीटर मान लेते हैं कोई व्यक्ति जाता है, तो पहलका के लिए 15 रुपया दिए, दूसरा किलोमीटर के लिए 8 रुपया दिए, फिर तीसरों के लिए 8 रुपया दिए, तो कुल कितने हो जाएंगे, आपको कुल मिला के 31 रुपया हो जाएगा। अब जरा अनुक्रम यहाँ से तैयार होता है, 15 23, अब आगे मत निकालिए, काफ़ी है, डॉट डॉट, ये a1 हो गया, a2 हो गया, a3। जांच कीजिए एपी में है कि नहीं है। कैसे जांच करेंगे, a2 माइनस a1 करेंगे, 23 माइनस 15 कितना आया 8, a3 माइनस a2 करेंगे तो 31 माइनस 23, ये भी 8 आया, बराबर आया क्या, तो एपी में है। तो लिखेंगे कि यहाँ a3 माइनस a2 इक्वल टू a2 माइनस a1 8, बराबर है ना, तो इसीलिए यह एपी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करे आप इसका देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, वह कह रहा है कि कोई बेलन है भाई, उसमें हवा है, उसमें पंप मारी जाती है, पंप समझ रहे हैं,
जैसे मान लेते हैं कि साइकिल की जिस तरह से पंप होती है वो बेलनकार होती है, उसी तरह से वो साइकिल की पंप तो बाहर से हवा लेती है ना। उस इसमें क्या है कि एक बेलन है, सिलेंडर है ऐसे, इस सिलेंडर में हवा फिक्स है, ठीक है। और यहाँ पर पंप मारने वाली कुछ चीज़ है, यहाँ से पंप मारी जाती है, तो यहाँ से हवा निकलती है पंप मारने पर। तो जो हवा निकलती है वो शेष हवा का 1/4 भाग निकल जाती है। तो बताइए कि उसमें जितने कितने प्रत्येक पंप पर हवा उपस्थित है, एपी में है कि नहीं है। मान लिया कि कुल हवा x है, कुल हवा x है, तो बोलिए पहले पंप के बाद कितना हवा बचेगा। अच्छा, पहला पंप में कितना हवा निकलेगा, कह रहा है कि प्रत्येक पंप में 1/4 भाग बाहर निकलता है, तो लिखिए शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकलता है। तो कितना बाहर निकलेगा, एक पंप मारिएगा तो x का 1/4, ठीक। अब कितना बच जाएगा तो कुल में से घटाना पड़ेगा, इतना तो बाहर निकला, x में से घटाइए। ये एक पंप के बाद की शेष हवा है, शेष हवा, तो क्या होगा x माइनस x/4, 4 लघुत्तम निकल गया, कुछ नहीं तो 1 है, 4 बार में 4x माइनस x कितना आएगा 3x/4। अब सेकेंड पंप के बाद, दो पंप के बाद, अच्छा कितना हवा निकलेगा, इसका 1/4 निकलेगा, जितना शेष बच गया उतना निकले, उसका 1/4 निकल जाएगा, 1/4 कर दीजिए, तो कितना बचेगा, तो कुल मिला के इतना था, इसमें से इतना निकल गया, तो लिख दीजिए ना शेष हवा। घटाना पड़ेगा इसमें से, 3x/4 में से घटाइए, कितना होगा 3x/4 में से घटेगा 3x/16, 16 लघुत्तम, तो 4 4 का 16, तो चरती है 12x माइनस 3x, भाई 9x/16 आया। बस कीजिए ना, यहाँ से चेक कीजिए तो एगो x निकला, एक 3x/4 निकला, और अगला 9x/16, ये तीन गो अनुक्रम ने, तीन गो पद निकला। ये a1 का मान देगा, a2 का मान, a3 का मान। चेक कीजिए एपी में है कि नहीं है। a2 माइनस a1, 3x/4 माइनस a1 का मान x है, 4 लघुत्तम निकला, कुछ नहीं तो 1 है, एक बार में तो 1 में 3x में गुना होगा 3x, 4 बार में तो 4 से गुना होगा, माइनस x/4। अब जरा आप घटाइए तो ये 3 में से ये 2 घटाइए, ये 3 का मान कितना है 9x/16, 9x/16 माइनस 3x/4, 16 लघुत्तम निकला, तो 9x 4 का 16, तो चलते हैं 12x, ये तो माइनस 3x/4 बराबर है क्या जी, नहीं, ये माइनस x, ये माइनस 3x, तो लिख दीजिए यहाँ क्या माइनस x/, यहाँ a2 माइनस a1 इज नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2, अतः यह एपी में नहीं है। इसमें से और 2 क्वेश्चन बच जाते हैं, उसको भी हम तुरंत बना देते हैं। पहला का तीसरा दिया है कि एक कुआं की खुदाई हो रही है, उसमें 1 किलोमीटर अगर आप खुदाई करते हैं तो 1 किलोमीटर के लिए आपको 1 किलोमीटर नहीं 1 मीटर दिया है, ठीक है। 1 मीटर के लिए आपको 150 रुपये लगते हैं, ठीक। और अगर इससे आप ज़्यादा, 1 मीटर के लिए 150 रुपये खर्च लगेंगे, और इससे ज़्यादा खोदिएगा तो अब 1 किलोमीटर में 50-50 रुपया बढ़ेगा। जैसे 1 किलोमीटर हम खुदाई कराएं तो आपको 150 रुपया देना होगा, ठीक है। अगर हम 2 किलोमीटर में 2 मीटर खुदाई करते हैं, किलोमीटर नहीं मीटर, तो पहलका के लिए 150 और दूसरा के लिए अब केवल 50 देना पड़ेगा, मैंने 200 में फरिया जाएगा। तो देखिए 1 मीटर खुदाई के लिए जो खर्च है 150 रुपये, 2 मीटर के लिए 150, पहला मीटर के लिए तो 150 रुपया, दूसरा मीटर के लिए 50 हुआ, कुल 200 रुपया हो गया। इस तरह से 3 मीटर अगर खुदाई करते हैं तो इसके लिए कितने खर्च बैठेंगे भाई, तो पहला मीटर के लिए 150, दूसरा मीटर के लिए 50 और तीसरों के लिए 50, कुल 250 रुपया। अब चेक करना है कि एपी में है कि नहीं है। देखिए आपको अनुक्रम मिला 150, 200, 250, तो आपका a1 का मान, a2 का मान, a3 का मान चेक कीजिए। a2 माइनस a1, 200 माइनस 150 कितना आया 50, और आप चेक कीजिए 3 माइनस a2, a3 का मान 250 और a2 का मान 200 कितना आया 50, बराबर है क्या। तो लिखिए ना यहाँ a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2, अतः यह AP में
है। बढ़िया। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया है वो कह रहा है कि जो 10,000 रुपये है, ठीक है, कुल राशि, उसे एक बैंक में जमा किया जा रहा है। आपको उस पर 8% ब्याज दिया जाएगा, वो भी चक्रवृद्धि ब्याज दी जाएगी। तो आप मिश्रधन निकालिए और उसके मिश्रधन को बताइए, प्रत्येक वर्ष के मिश्रधन क्या एपी में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो आप मिश्रधन का सूत्र जानते हैं, P×1 + R/100 के पावर n, जानते हैं ना? हाँ, आप तो जानते ही हैं। देखिए निकालते हैं हम क्या होता है। 1 + R की मान 8% है और 1 वर्ष बाद तो समय 1 है, कितना होगा बोल दीजिए? 10,000। ये आपको कट जाएगा कितने बार में? 4 दूनी है 25 बार में, बाटा पर के जोड़ोगे कुछ नहीं तो 1 है, 25 लघुत्तम निकलेगा। 27/25 कितना हो जाएगा? 25 चौका 100 और अगर गुना कीजिए तो 27 में 4 में 7 चौक 28 और 4 दूनी 8 2 10, इतना रुपये सही है ना? 7 चौक 28 और 4 दूनी 8 2 10, ठीक है। 2 वर्ष बाद कितने होंगे ये आप चेक कीजिए। 2 वर्ष बाद तो फिर से निकालिए, A बराबर P×1 + R/100 के पावर n है, ठीक है। तो फिर 10,000, 1 + R का मान 8 है और समय 2 वर्ष के बाद निकालना है। ये 25 और ये नहीं, ये 27 और ये 4 दूनी ना, और 4 से 25 बार है। तो आपको मिल जाएंगे क्या? 10,000 मिलेंगे ना जी? ऐसे देखिए तो 10,000 है 1 + 2/25 के पावर 2 है, तो 27/2 आ जाएगा। पावर 2 है तो 2 खाली 27/2 25 गुना 27/25 क्या होगा? 25 चौका 100, 400 आया। फिर 25 से कटेगा क्या? 25 एक बार में 15, 25 छः 150। तो भाई 27 में गुना कीजिए और 16 में गुना कीजिए तो कितना आता है? तो गुना करने पर इसमें आ रहा है 11,66,4 इतने रुपए। अब देखिए आपको अनुक्रम क्या मिल गया। शुरू में 10,000 था, बढ़िया। फिर आपको कितना हो गया? 10,800 हो गया। फिर इतना हो गया 11,664, ठीक है। A1 का मान, A2 का मान, A3 का मान। A2 में 7 कीजिए, 10,800 10,000 कितना आ गया? 800 रुपये, ठीक, बढ़िया। और A3 में से A2 घटाइए, A3 का मान इतना 11,604, ये इतना, ठीक, आपको आ जाएगा 12,64 रुपये। बराबर है क्या जी? नहीं ना, इसे 800 है 12,64, तो लिख दीजिए कि यहाँ A2 - A1 इज नॉट इक्वल टू A3 - A2। तो AP में है क्या? नहीं है, या AP में नहीं। तो इस तरह से आपका जो 5.1 अध्याय है वो समाप्त होता है। आप इसे नोट करेंगे और इसको अभ्यास करेंगे। हम नेक्स्ट लेसन को नेक्स्ट क्लास में लेकर आते हैं।